मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम करेंगे। पहला देखिए, resistance of the conductor is directly proportional to length of that conductor, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब जितनी लंबी तार होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दैट इज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ cross section, that is R is inversely proportional area। तो जितनी लंबी और पतली तार, देखिए एरिया कम मीन्स विड्थ कम, पतली तार, जितनी लंबी और पतली तार उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। जितनी मोटी और छोटी तार, ठीक है, लेंथ कम छोटी, एरिया ज्यादा मोटी, तो छोटी और मोटी तार होगी उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। नाउ फ्रॉम, अच्छा कुछ जगह पे पूछा जाता है कि हम अगर लेंथ इंक्रीज ना कर सकें, ठीक है, तो फिर हम रेजिस्टेंस चाहते हैं, तब भी हम रेजिस्टेंस चाहते हैं कि कम हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसकी विड्थ इंक्रीज कर दो तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, L अपॉन A। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, रो आया L अपॉन A, वेयर रो इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रो जो है, where no rho constant of proportionality है, it is constant of proportionality and it is known as resistivity। ये resistivity होती है। चलिए इसी फार्मूले को रिवर्स करते हैं। R रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आप लिख सकते हैं, जबकि इसका ऐसा यूनिट जो होगा, देखिए रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर एरिया और लेंथ कांस्टेंट है तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन ये आता है, एसआई यूनिट ऑफ रो, एसआई यूनिट ऑफ रो, तो उसका एसआई यूनिट क्या आएगा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो बचा मीटर, तो क्या आएगा, इसका रो का जो है एसआई यूनिट वो आ जाएगा ओम मीटर, दैट इज ओम मीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। तो ये इसका एसआई यूनिट है। अब रेजिस्टिविटी एक्चुअल में नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है, तो हम कम की बात चाहते हैं। तो हमारे पास सिर्फ गुड कंडक्टर ही नहीं होना चाहिए, कंडक्टर तो सारे जितने मेटल हैं कंडक्टर हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इतना आप नोट करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टिविटी जो है किसकी कम होती है और किसकी ज़्यादा होती है। देखिए, अब मैं आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम भी दे दूंगा, ठीक है, उस डायग्राम को भी आप देख लें, तो उसमें आपको रेजिस्टिविटी टेबल दिया होगा, उसको चेक कर लें सारे। ठीक है, लेकिन इसमें से आप देखेंगे इसी में आपका रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है, सबसे लेस रेजिस्टिविटी, ठीक है, किसकी होती है, सिल्वर की, सबसे लेसर रेजिस्टिविटी सबसे पहले होती है सिल्वर की, सिल्वर के बाद होती है
कॉपर की, ठीक है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम की, इस तरह से आगे चलता जाएगा। लेकिन हम इसकी तारें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तारें नहीं बना सकते। क्यों? सिल्वर का क्या चक्कर होता है कि सिल्वर एक तो डेलिकेट है, दूसरा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, तो इसीलिए सॉफ्ट होने की वजह से और एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसकी तारें नहीं बनाते। लेकिन कॉपर जो है इसकी रेजिस्टिविटी दूसरे नंबर पे सबसे कम है, तो कॉपर की हम तारें प्रेफर करते हैं। और अगर कॉपर ना मिले तो फिर एल्युमिनियम की। तो कोशिश करना है एल्युमिनियम और कॉपर में से कोई चूज़ करने के लिए बोले, कॉपर थोड़ा एल्युमिनियम से महंगा होगा, लेकिन हमें कॉपर की तारें ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है, अपने घरों में, हाउस होल्डर सर्किट में, ताकि रेजिस्टिविटी कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, अच्छी कंडक्टिविटी हो, ठीक है, अच्छा कंडक्टेंस मिले, ठीक है, ये था। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है टेम्परेचर के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेजिस्टेंस। ये तो हमने कर लिया। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए क्या इफेक्ट है। पहला, फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीज है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि देखिए पहले इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में आने लग पड़े, कोई इधर कोई इधर। तो रैंडमनेस बढ़ने से क्या हो जाता है कि रैंडमनेस बढ़ने से, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी, ओके। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में जाने लग पड़ते हैं। जो पहले एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे थे अब वो रैंडम मोशन में जाने लग पड़े, हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में एक कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बिकॉज रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड हेंस इट कॉज रैंडम मोशन ऑफ ऑलरेडी ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो ऑलरेडी ड्रिफ्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, उनका रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऑलरेडी ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका रैंडम मोशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, करंट कम हो जाती है। अब हमारे पास एक जो नया टॉपिक आता है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद देखिए, फिर से बता रहा हूँ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कारण ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसकी वजह से रैंडम मोशन बढ़ता है। किसका? जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ड्रिफ्ट हो गए थे उनका रैंडम मोशन बढ़ेगा और वो जो है अपने पाथ से ड्रिफ्ट होना कम हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से करंट कम हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट समझना जरूरी है, दैट इज व्हाट। अब है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसको चलो देखते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे हम, ओके। सबसे पहले देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि जो
इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। दो चीजें, एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस के। ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिपेंड कर रहा है उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा था, सपोज करिए, देखिए अगर 5 ओम है और दूसरी तरफ 100 ओम है, या फिर कहें 10 ओम है, मैंने इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया तो अब 5 से 6 ओम हो जाएगा, 1 ओम बढ़ाया तो इसका 1 ओम 11 ओम हो जाएगा, इसका 7 ओम हो जाएगा, इसका 12 ओम हो जाएगा, 1 ओम बढ़ाने से। तो इसका ऑलरेडी ज़्यादा था और बढ़ने लग पड़ा, मतलब इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें 1 डिग्री बढ़ाने से। ये तो अभी भी 7 पहुंचा और ये 10 पहुंच गया, सॉरी 12 पहुंच गया, यहाँ पे 12 पहुंच गया। 1 डिग्री बढ़ाने से, 1 ओम बढ़ाने से हम देख रहे हैं ये 7 पहुंचा है और ये 12 पहुंच गया है। तो तब भी ज़्यादा कौन सा है? ये है, मतलब जिसका ऑलरेडी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। जिसका ऑलरेडी कम है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। देखिए पहले 5 से 7 हुआ, जबकि ये 10 से 12 हो गया। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ऊपर भी जो है रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले टेम्परेचर कुछ और था, अब टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उससे क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली देखा, दैट इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को यहाँ R माइनस R0 लिखता हूँ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता हूँ ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 को, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर डिफरेंस इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा T के बराबर। अब मैं इधर बताता हूँ आपको है क्या, इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ है क्या। R माइनस R0 जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये है टेम्परेचर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा मैं इसको फिर से मैं दोबारा करवा रहा हूं, देखिए आगे बढ़ाएंगे। R माइनस R0 जो है इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन का हटाया और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ऐसे, फिर से बता रहा हूँ, ये ऐसे, और ये आ गया अल्फा, अल्फा आ गया ऐसे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखना है। और आगे आ जाएगा हमारे पास R0 डेल्टा T, ओके। इधर तक याद रखना है आपने। फिर से मैं बता रहा हूं, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चे सोचेंगे ये और ये सेम है, नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इधर तक आपने नोट किया होगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, अब यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको R फाइनल करके R माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा के बराबर, और इसको लिखेंगे R0 T माइनस T0 कर देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। या डेल्टा T फिलहाल रहने देते हैं, डेल्टा T। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, पहले लिख लेता हूं यहां पे हियर, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हियर R क्या है? ओरिजिनल, सॉरी, चेंज इन फाइनल टेम्परेचर, R एट T फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, एट T डिग्री सेल्सियस, और R ये क्या है? ओरिजिनल टेम्परेचर एट फाइनल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, कितना हमारे पास? T, ओके। R ओरिजिनल रेजिस्टेंस, when there is
एट टेम्परेचर लिखेंगे एट टेम्परेचर टी नॉट। ओके, ये तो हमने लिख लिया, आर नॉट हो गया। डेल्टा टी, इसको हम लिखेंगे टी माइनस टी नॉट, ये भी याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे हम? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और अल्फा तो बता दिया मैंने। इतना लिखने के बाद अब देखिए, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड को इधर ले आते हैं। इसको इसके नीचे आपने क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू, ठीक है, R इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी माइनस और प्लस आर नॉट। देखिए इसमें से कॉमन क्या आ गया? R इज इक्वल्स टू आर नॉट, अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लिया, आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, ठीक है। फिर डेल्टा टी को आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, आर नॉट, ठीक है, अल्फा डेल्टा टी की जगह पे लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट प्लस 1। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्म है, ऐसे आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। इसमें आप आर निकाल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस कितना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा भी निकाल सकते हो। और अल्फा को कैसे करना है आपने? अगर आप अल्फा निकालना चाहते हो तो अल्फा भी निकाल सकते हो। तो अल्फा कैसे निकलेगा? देखिए ये है हमारे पास, यहाँ से आप डायरेक्ट अल्फा निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। और कैसे निकाल सकते हैं? आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। और अगर हमें इसका हमें जानना होगा एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का कितना आएगा? ओम, इसका भी आएगा ओम, ठीक है, ओम कैंसल, तो क्या आएगा? केल्विन। तो इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा अल्फा का? एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, कई बार अल्फा निकालना होता है, कितना आ जाएगा? अल्फा इज केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स देख सकते हैं आप इधर, ठीक है। ओम कैंसल, 1/T 1/Kelvin, केल्विन इनवर्स। अगर आप इसको डिग्री केल्विन में लेते हो, ऐसा यूनिट तो केल्विन में ही आता है, ठीक है। तो इसका आएगा केल्विन इनवर्स। या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हो तो डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा? ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इस फॉर्म में आर, अगर डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा यूनिट सिर्फ केल्विन में होता है। तो ये थी एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा। चलिए थोड़ा और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा दूंगा आपको कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, और फिर हमारे पास आ जाता है और कौन है? अलॉय। इन केस में क्या होता है? तो दिस विल वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो।